हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, वह है बाजार संरचना और फर्मों का संतुलन, मार्केट स्ट्रक्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। बाजार, जब हम एक सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो वह स्थान विशेष होता है जहां क्रेता और विक्रेता एकत्र होकर वस्तुओं का परस्पर लेन देन करते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ बहुत व्यापक होता है। क्रेता और विक्रेता क्या होता है? क्रेता यानी खरीदार, विक्रेता यानी बेचने वाला। जब हम सामान्य भाषा में बात करते हैं तो ये दो लोग एक बाजार में होना जरूरी होता है। अर्थशास्त्र में और भी अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है कि बाजार किस प्रकार का है। बाजार का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां क्रेता और विक्रेता में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होता है। प्रतिस्पर्धात्मक मतलब कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप। इस कारण वर्तमान युग में बाजार किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित न होकर विस्तृत रूप से परिलक्षित है। अब आजकल हम क्या देखते हैं, ई शॉपिंग भी आप कर रहे हैं तो बाजार हमारे मोबाइलों में आ गया है। मोबाइल आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से और बहुत सारी जो कंपनियां हैं इस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग की, तो वो भी बाजार का एक रूप होता है। तो अब बाजार का जो विभिन्न रूप होते हैं उसको हम किस प्रकार से वो करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, वो इस तालिका से आपको मैं समझाती हूँ। बाजार ढांचे का रूप अगर होगा, हम देखते हैं कि अब इकोनॉमिक्स में पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता दो भागों में बाजार ढांचों को बांटते हैं। और अपूर्ण प्रतियोगिता में भी एकाधिकारिक प्रतियोगिता, फिर शुद्ध अल्पाधिकार, इसके बाद विभेदीकृत अल्पाधिकार, एकाधिकार, ये जो है फॉर्म होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में अब हम इसका क्राइटेरिया या इसका जो मानदंड क्या रखते हैं, फर्मों की संख्या कितनी है, पदार्थ का स्वभाव कैसा है, जो वस्तु विक्रेता बेच रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है, व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की मूल्य लोच कैसी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है और कीमत पर नियंत्रण कितना है। तो एक सिरे के बाजार ढांचे में जब हम बात करते हैं तो एक सिरे की स्थिति होती है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरी सिरे की स्थिति होती है एकाधिकार, और इनके बीच में अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारिक, शुद्ध अल्पाधिकार, विभेदीकृत अल्पाधिकार, ये सब होते हैं। ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे चैप्टर्स आगे जो पढ़ना है जिसमें ये सारे ही अलग अलग चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारिक, शुद्ध अल्पाधिकार, विभेदीकृत अल्पाधिकार, एकाधिकार, ये सारे चैप्टर्स आपको अलग से भी पढ़ने हैं। तो उसमें आपको ये जरूरी है कि इस चार्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करें। एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर क्या क्या अंतर इसमें पाया जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में अब एक सिरे की स्थिति है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरे सिरे की स्थिति है एकाधिकार। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है जबकि एकाधिकार में एक होती है। अब एकाधिकारिक प्रतियोगिता में इनके बीच में फर्मों की अधिक संख्या, शुद्ध अल्पाधिकार में कुछ फर्में होती हैं। शुद्ध अल्पाधिकार का भी एक फॉर्म होता है द्वयाधिकार, जिसमें दो ही खाली विक्रेता होते हैं। पदार्थ विभेदीकरण रहित अल्पाधिकार, पदार्थ में किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं है। और दूसरा होता है विभेदीकृत अल्पाधिकार, जिसमें ये जो है अल्पाधिकार में भी कुछ फर्में होती हैं। अब पदार्थ का स्वभाव कैसा है? पूर्ण प्रतियोगिता में सारे पदार्थ समरूप होते हैं। समरूप, जैसे गेहूं की बात हम कर लें, गेहूं बेच। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में विभेदीकृत पदार्थ जो एक दूसरे के निकट के स्थानापन्न हैं। विभेदीकृत पदार्थ हैं जो एक दूसरे के निकट स्थानापन्न कैसे हो सकते हैं? जैसे हम टूथपेस्ट को देखें, टूथपेस्ट की अलग अलग ब्रांड होती हैं, कोलगेट है, बबूल है, सेंसोडाइन है, फोरहेंस है, तरह तरह के ब्रांड हैं। वो पैकिंग में अंतर है, रंग में अंतर है पैकिंग की, उनकी सेलिंग जो विज्ञापन व्यय हो रहा है, सेलिंग कॉस्ट, उसमें अंतर है।
उसका जो विक्रेता है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सभी आपस में क्लोज, एक की जगह दूसरे को हम उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये निकट के स्थानापन्न हैं। शुद्ध अल्पाधिकार में समरूप पदार्थ होते हैं, होमोजेनस, मतलब जो पदार्थ बेचा जा रहा है वो सभी जो है एक जैसे होते हैं। शुद्ध अल्पाधिकार में जो है पदार्थ विभेदीकरण रहित में समरूप होंगे, और विभेदीकृत अल्पाधिकार डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में विभेदीकृत पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे के निकट के स्थानापन्न होते हैं। और फिर उसके बाद एकाधिकार में एक ही होता है फर्म, एक ही विक्रेता होता है, और इसके जो है निकट के स्थानापन्न कोई नहीं होते हैं, एक ही जो है मोनोपोली उस जो विक्रेता की होती है वो होती है। तो निकट के स्थानापन्न रहित अद्वितीय पदार्थ होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की को बेचने में गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई स्थानापन्न नहीं है। व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की मूल्य लोच पूर्ण प्रतियोगिता में अनंत होती है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में अधिक होती है, एक से अधिक होती है, शुद्ध अल्पाधिकार में कम होती है, और विभेदीकृत अल्पाधिकार में शुद्ध की जगह थोड़ा ज्यादा होती है। और यहाँ पर बेलोचदार मांग हम एकाधिकार में पाते हैं। अब लोच का चैप्टर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए, कि लोच, अधिक लोच का क्या तात्पर्य है, कम लोच का, जो कि मैं एक लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। कि इसके बाद कीमत पर नियंत्रण, पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारी फर्में होती हैं और एक अकेली फर्म इंडस्ट्री का एक बहुत छोटा सा भाग होती है, इसलिए इनका कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में कुछ हद तक नियंत्रण होता है, और इस पे शुद्ध अल्पाधिकार में भी कुछ होता है, इसमें भी कुछ होता है, और एकाधिकार में संपूर्ण नियंत्रण एकाधिकारी फर्म का होता है। तो ये मार्केट का क्लासिफिकेशन है या बाजार का वर्गीकरण है, जिसके जो है इन क्राइटेरिया के आधार पे, 4 क्राइटेरिया के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि हम पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म काम कर रही है, अपूर्ण प्रतियोगिता में, अल्पाधिकार में या एकाधिकार में। इसके जो है एक सिरे पे पूर्ण प्रतियोगिता होती है और दूसरे सिरे पे एकाधिकार की स्थिति होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता तब प्रचलित होती है जब प्रत्येक उत्पादक के लिए मांग लोचदार होती है, विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिससे किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का थोड़ा अंश होता है। सभी विक्रेता प्रतिद्वंदी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होती है। पूर्णतया लोचदार मांग वक्र एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है या क्षैतिज रेखा होती है, और ऐसी स्थिति पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कई फर्म मिलकर उद्योग या इंडस्ट्री कहलाती है। उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों को सभी फर्मों द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसलिए फर्म को कीमत स्वीकारकर्ता, प्राइस टेकर कहते हैं, और मात्रा समायोजक, जो कीमत उद्योग के आधार पर निर्धारित हो जाती है, उसी के आधार पे फर्म मात्रा को अपनी समायोजित करती है। वह स्वयं यह निर्धारित नहीं कर सकती है कि उसे कितनी कीमत लेनी है। अपूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार श्रेणी होती है जिसमें फर्में व्यक्तिगत रूप से कम या अधिक अंश तक कीमत पर नियंत्रण रखती हैं, और इसका एक्सट्रीम की स्थिति, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एकाधिकार होती है। अब हम कुल औसत और सीमांत आय की संकल्पना को हम जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कुल आय या TR या टोटल रेवेन्यू विक्रेता या उत्पादक द्वारा किसी वस्तु की बेची गई मात्रा से कुल प्राप्त मुद्रा या कुल उसको आय जो हो रही है, उसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। औसत आय या एवरेज रेवेन्यू या AR उत्पादन की प्रति इकाई से प्राप्त आय। अगर जैसे TR को हम Q से डिवाइड कर देंगे तो AR मिल जाता है। सीमांत आय बराबर होता है MR, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आय में परिवर्तन
एम आर हम कहते हैं TRN-1, यानी 11वीं इकाई से 10 इकाई से अगर हम 100 रुपए की आय प्राप्त कर रहे हैं तो 11वीं इकाई 10 TRN 11 इज 11, TRN-1 इज 10। तो इससे जो आय हमें प्राप्त होती है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। और एमआर हम कैसे और एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा TR ये अपॉन डेल्टा Q, ये जो है डेल्टा का साइन है, डेल्टा मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू, कुल आय में परिवर्तन बटे कुल मात्रा में परिवर्तन। तो एमआर ये कहेंगे चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। तो ये जो है एमआर का कॉन्सेप्ट है जिसको हम इन दो सूत्रों के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब अपूर्ण प्रतियोगिता में अगर हम TR, AR और MR कैलकुलेट करें तो अपूर्ण प्रतियोगिता में हम पहली इकाई बेच रहे हैं, यहाँ पर आप इस टेबल से देख सकते हो। जब हम पहली इकाई को जो है विक्रेता सेल कर रहा है तो ये इसकी जो कुल आय है वह इस तरह से बढ़ती जा रही है, फिर नवी इकाई के बाद कम हो जा रही है। औसत आय हर क्वांटिटी को 18/1 औसत इज इक्वल टू 16/1 इज इक्वल टू 16, 30/2 इज इक्वल टू 15, 42/3 इज इक्वल टू 14, 52/4 13। इस तरह से एवरेज रेवेन्यू निकल पा रहा है। सीमांत आय कितना चेंज हो रहा है टोटल रेवेन्यू में, 30 - 16, यहाँ पे 16 ही है, 14, 42/30 इज इक्वल टू 12, 52 - 42 इज इक्वल टू 10। ऐसे करके जो है हम सीमांत आय या मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहां पर एक बात देख रहे हैं कि जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये AR का वक्र है और ये MR का वक्र इस तरह से गिरता हुआ आएगा। AR ही कीमत को बता रही है, तो हम क्या देख रहे हैं कि औसत रेवेन्यू जो होता है वह कीमत को बताता है। तो अतिरिक्त इकाइयों को बेचने के लिए हमें कीमत को, जैसे कि यहाँ पर भी देख रहे हो, कीमत को कम करना पड़ता है पूर्ण प्रतियोगिता में ताकि अतिरिक्त इकाइयों को बेचा जा सके। तो ये जो है इसके बीच अगर हम रिलेशनशिप की बात करें AR और MR में, तो ये MR और AR ये और ये जो है दोनों जो AR का ये ग्राफ है और MR इसके नीचे है। और जब ये ऊपर उठता है, जब पहले आपने रिलेशनशिप पढ़ी है AR और MR की, जब ये ऊपर उठता है तो MR इससे ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो एक बात का ध्यान रखें आप हमेशा ड्रॉ करते समय, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों का जो ये जो है इसकी जो ये और ये एक दूसरे के, इस बात का ध्यान रखें कि ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात ये MR वक्र एकदम इसके जो बीच की दूरी है उसके एकदम बीच से गुजरता है। परफेक्ट कंपटीशन में हम देखें तो AR जो है दी हुई होती है और स्थिर होती है। यहाँ पे TR कीमत या औसत आय प्राइस है जो स्थिर है 16 रुपए मान लीजिए। तो इसी के आधार पे पहली इकाई को बेचा तो 16, 32, 48, ये इस तरह से जो है 64, देन 80, ये जो है बढ़ती जा रही है कुल रेवेन्यू। और सीमांत आय भी सेम रहेगी AR के
तो ये जो है परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिसको कि हम इस चित्र में दिखा सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष के समानांतर यह AR बराबर MR होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत और सीमांत आय वक्र आप देख रहे हो, और TR जो है आप ये देखो, ये इस तरह से 45 डिग्री की लाइन प्राप्त होती है। अब फर्मों के संतुलन की बात अगर हम करें तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो फर्में विवेकपूर्ण होती हैं, उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और कुल लाभ हम क्या कहते हैं, कुल लाभ कुल आय और कुल लागतों के अंतर के बराबर होती है। फर्म का संतुलन कहाँ पे होता है? फर्म का संतुलन की बात हम जब करते हैं तो वह स्थिति जिसमें फर्म को उत्पादन को घटाने या बढ़ाने की इच्छा नहीं होती है, वह स्थिति संतुलन की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति पर फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही होती है। अब हम कुल आय, कुल लागत और कुल लाभ और फर्म के संतुलन की बात करते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं टोटल कॉस्ट वक्र ये है, और टोटल रेवेन्यू कर्व ये जा रहा है TR। टोटल कॉस्ट वक्र यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि अगर जीरो प्रोडक्शन है फिर भी फर्म को कुछ ना कुछ उत्पादन की लागत उठानी आवश्यक होती है, तो फिक्स कॉस्ट, ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स कॉस्ट को बता रही है। तो हमारी जो जीरो प्रोडक्शन पे हमारा जो लाभ होगा फर्म का वह नेगेटिव होगा, ये लाभ का वक्र है, और ये कुल लागत का वक्र है, ये टोटल रेवेन्यू या कुल आगम का वक्र है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है इस जो है लाभ के बराबर है। पहले ये नेगेटिव है और फिर ये जो है बढ़ के फिर ये इस बिंदु के बाद पुनः निगेटिव हो जा रहा है, क्योंकि कुल लागत कुल आगम से बढ़ जा रही है। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है वह कहां पर, इस बिंदु पर, M बिंदु पर मैक्सिमम है, इसलिए फर्म यहां पर उत्पादन करेगी। ज्यादा बेहतर तरीका सीमांत आय और सीमांत लागत वक्र के द्वारा हम जो है फर्म के संतुलन को प्राप्त करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये है। तो MR बराबर MC, मार्जिनल कॉस्ट को हमने कैसे डिफाइन किया है कि जैसे जैसे फर्म अपनी अतिरिक्त इकाई को जो है बेचती है तो उसको जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है वह मार्जिनल रेवेन्यू होती है। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू का वक्र है, और लागत इसके पहले आप देखिए, इस बिंदु के पहले जहां पर ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, इस बिंदु के पहले जो लागत है वह रेवेन्यू से कम है, तो इसके लिए उत्पादक के लिए उत्पादन को बढ़ाना ज्यादा हितकर होगा उसके लिए। तो यह इस बिंदु पर नहीं रुकेगा, इसके आगे उत्पादन को बढ़ाता जाएगा। इस बिंदु के बाद मार्जिनल कॉस्ट कर्व MR से ज्यादा ऊपर हो जा रहा है, यानी कॉस्ट सीमा, एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत बढ़ जा रही है, इसलिए यह इसके बाद इस बिंदु के बाद उत्पादन करना उत्पादक के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, इसलिए उत्पादक अपने जो उत्पादन को इस बिंदु पर ही रोक देगा। तो हमारे लिए ये क्या कंडीशन आई संतुलन की? फर्म का जो लाभ है वहां पर अधिकतम होता है जहां पर MR बराबर MC है। ये और संतुलन की अवस्था में कीमत को अगर हम करें तो AR और MR वक्र हमने देखा था, ये इस तरह से होते हैं, और ये AC वक्र है, ये MC वक्र है। तो MR बराबर MC, ये AR और AC का डिफरेंस प्रति इकाई लाभ को बता रहा है। तो कुल उत्पादन इतना है, तो कुल लाभ ये जो है एरिया के द्वारा
बताया गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक बार आपने फर्म के संतुलन की दशा को समझ लिया तो आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में, क्योंकि हर जगह आपको इसका यूज करना है। MR बराबर MC, आप इससे कंफ्यूज मत हो। MR जहां MC के बराबर है वह संतुलन का बिंदु होगा। और जब हम लाभ को निकालेंगे तो उसको उस समय किसको कंपेयर करेंगे? AR और AC को। तो प्रति इकाई लाभ को निकाल के उसको कुल क्वांटिटी से जब हम गुणा कर देते हैं तो हमारा कुल लाभ प्राप्त हो जाता है। फर्म के संतुलन की द्वितीय क्रम की शर्त क्या होती है कि ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता में हमारा AR है और ये MR और ये MC इसको इस तरह से काट रहा है। तो यहाँ पर समझिए MC यह जो है नीचे की ओर गिर रहा है। इसके बाद उत्पादन को रोकना इसलिए लाभकारी नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक अगली इकाई के उत्पादन को बढ़ाने पर हमारा जो अगली इकाई की लागत है वह गिर रही है और इस बिंदु के बाद ई बिंदु के बाद लागत जो है बढ़ने लग जा रही है। इसलिए ये ई बिंदु जो होता है वह संतुलन का बिंदु होगा। तो दूसरे और इस बिंदु पर आप देख रहे हैं इसके बाद MC गिरती हुई ऊपर की ओर चढ़ती हुई होगी। तो द्वितीय क्रम की शर्त क्या हुई कि फर्म के संतुलन की द्वितीय क्रम में सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र के संतुलन बिंदु को नीचे से काटे। तो ये यहाँ पर ई पे आप देखें ये जो है ये भी यहाँ पर भी MR इज इक्वल टू MC है, यहाँ पर भी MR इज इक्वल टू MC है, लेकिन MC वक्र MR को यहाँ पर ऊपर से काट रहा है जबकि ई बिंदु पर MC वक्र इसको नीचे से काट रहा है। इसलिए ये जो है ये ई बिंदु पर संतुलन में होगा। और दूसरे क्रम की शर्त ये हो जाती है कि संतुलन के लिए यह जरूरी है कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। तो निष्कर्ष के रूप में हम फर्म के संतुलन की क्या शर्तें पाते हैं? हर मार्केट में फर्म का जब हम संतुलन निकालेंगे, चाहे वह पूर्ण प्रतियोगिता हो चाहे वो अपूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारिक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार या एकाधिकार हो, तो फर्म के संतुलन की दो शर्तें हमें पूरी करनी होती है। पहला, सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होना चाहिए संतुलन की स्थिति में, MR इज इक्वल टू MC, और सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को संतुलन बिंदु पर यहाँ पर आकार की जगह सीमांत आय वक्र है, सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को संतुलन के बिंदु पर नीचे से काटना चाहिए। धन्यवाद।